नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि PGT हिंदी फीमेल के लिए पूछा गया क्वेश्चन पेपर 3 जुलाई 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर रहेगा भाई। और TGT PGT जिस भी स्टेट में बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। साथ ही NTA NET की परीक्षाओं में जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो घुमा फिरा कर उन्हीं प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो सभी के लिए ये क्लास जो है बेनिफिट रहेगी, मददगार साबित रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? तो किस प्रकार का संग्रह रहा है महादेवी वर्मा का जो अतीत का चलचित्र है? आंसर आपके सामने ही होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको इस तरह देखना है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं और किस किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और प्रश्नों को बिल्कुल हम डिटेल से व्याख्या सहित तो चर्चा कर ही रहे हैं। हिंदी साहित्य के जितने भी पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वो NTA NET के हो या फिर TGT PGT परीक्षाओं में पूछे गए, सभी को हम बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आंसर आप लोगों के सामने ही रहेगा। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है अतीत के चलचित्र, वो एक संस्मरणों का संग्रह रहा है। और महादेवी वर्मा का अगर जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में हुई और मृत्यु जो है 1927 ईस्वी में। महादेवी वर्मा के बारे में हम डिटेल से आगे जब व्याख्या सहित प्रश्नों की चर्चा करते हैं तब हम बार बार करते हुए चलते हैं। तो देख लेते हैं आगे। जो अतीत के चलचित्र का जो जिसमें पात्रों की संख्या बताई गई है, तो 11 पात्रों की इसमें संख्या बताई गई है, जैसे कि रामा, गीसा, अलोपी, बदलू, बिंदा आदि जो ये प्रमुख पात्र है। अगर ये पूछ लिया जाए बिंदा महादेवी वर्मा के किस रचना का पात्र रहा है, तो अतीत के चलचित्र का। इस प्रकार से बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों को हम करते हुए चल रहे हैं। हमारी सीरीज चली हुई है कि लगभग 1000 प्रश्नों को हम परीक्षा तक कर लेंगे और उससे अधिक भी हो पाए तो अधिक भी करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की जो सुविख्यात कहानी है वो पूछी गई है। तो उसने कहा था इनकी जो 1915 में रचित है सुविख्यात कहानी है। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक थी उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानियाँ लिखी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आप लोगों को पता ही है 1900 ईस्वी से लेकर अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है? जो एक ग्रंथ के रूप में जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो वो माना है देवसेन की सर्वाकाचार रचना को। बढ़ते हैं आगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले जो थे श्याम सुंदर दास थे 1901 में, और 1900 में सरस्वती पत्रिका की जब शुरुआत हुई थी तो उसके संस्थापक रहे चिंतामणि घोष जी। ये आपको कई बार ये तथ्य आपको बता चुकी है। तो किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, एक सेकंड भाई, अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आप आंसर सही लगा सको। बढ़ते हैं आगे। इसीलिए हम व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज चला रहे ताकि एक प्रश्न से अधिक हमें तथ्य का पता चल जाए। तो देख लेते हैं जैन पद्म पुराण जो का अनुवाद किन्होंने किया? जैन पद्म पुराण का अनुवाद जो है किन्होंने किया? दौलत राम ने किया। आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु जी को आधुनिक युग के प्रवर्तक माना जाता है।
जैसे ही रीतिकाल की समाप्ति हुई आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो आधुनिक काल भी कई खंडों में बांटा गया, कई कालों में बांटा गया, जैसे कि भारतेंदु युग, फिर आया द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता। इस प्रकार से जब शुरुआत में आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु जी से ही आधुनिक युग के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा बौद्ध धर्म साहित्य जो है किस भाषा में बहुलता से मिलता है? तो वे किस भाषा में बहुलता से मिलता है बौद्ध धर्म साहित्य? वो मिलता है पाली भाषा में, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, आदिकाल वीर गाथा काल का समय क्या रहा? तो आदिकाल वीर यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल भी माना है, वीर गाथा काल भी कहा है। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने दोनों नामकरणों को अपनाया है, लेकिन आदिकाल जो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने दोनों कालों को जो है माना है। वैसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, और आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इसका समय सीमा क्या मानी गई है। तो 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो है आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन रहा है? तो ओरछा नरेश इंद्रजीत का जो दरबारी कवि रहा है वो केशव जी रहे हैं। केशव जी किसके दरबारी कवि रहे हैं? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे हैं केशव जी। कल ही हमने ये पढ़ा था केशव दास जी से संबंधित तथ्यों को। तो देख लेते हैं आगे। भक्ति काल हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी रही है? तो भक्ति काल हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा जो रही है वो ब्रज भाषा रही है। जैसे कि सूरदास की रचनाएं हमें ब्रज भाषा में हमें देखने को मिली है। अधिकतर उन्होंने जो है अधिकतर जो भाषा का प्रयोग हुआ है तो ब्रज भाषाओं में अधिक रचनाएं की गई, लेकिन अवधी भाषा का भी जो है भक्ति काल में प्रयोग किया गया। जैसे रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई, लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है कि सर्वाधिक जो है प्रमुख भाषा कौन सी रही है? तो सर्वाधिक प्रमुख भाषा जब की बात करें तो हम ब्रज भाषा को मानेंगे। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य के गद्य काल किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया है ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य में जो गद्य काल है वो आधुनिक काल को कहा गया है। आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल तो हमारा जो काव्य खंड ही चला रहा था। धीरे धीरे जैसे आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो गद्य भी की रचनाएं भी लिखी जाने लगी। बढ़ते हैं आगे। निम्न विकल्पों में से कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें से गलत जोड़ा बताइए। इसमें गलत पूछा हुआ है, गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें जो गलत जोड़ा है ये है भाषा योग विशिष्ट जो है नाभा दास की दी गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और तीनों की तीनों रचनाएं बिल्कुल सही है। नासिकेत्कोख्यान जो है सहदल मिश्र, उसके बाद श्रृंगार रस मंडल जो है विठल नाथ जी की रचना, और प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की जो रचना रही है। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट की रचना की है, नाभा दास ने नहीं की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीतिकाल कविता का आरंभ केशव की किस रचना से माना जाता है? तो हमने पढ़ाई था रीतिकाल का आरंभ जो है केशव दास जी की रसिक प्रिया से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी में माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। बढ़ते आगे। सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? सूरदास ने भ्रमर गीत में जो है निर्गुण ब्रह्मा का उपहास किया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुत्रो किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है विद्यापति की पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पुरुष कहानी हो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, ध्यान रखना आपको। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो अमीर खुसरो के गुरु है ख्वाजा
नजामुद्दीन औलिया, ये हम पढ़ चुके हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन रहे हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता रहे हैं चंद्रबरदाई जी। नरपति ने जो है बिसलदेव रासो की रचना की और दलपति ने खुमान रासो की रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, इनमें से कौन सी रचना जो है नागार्जुन की नहीं है। नहीं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो है नहीं से संबंधित अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या है। तो इसमें ये पूछा गया है कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है। तो हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये जो रचना है, तीनों रचनाएं जो है नागार्जुन जी की है। लेकिन बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तूफानों के बीच रिपोर्टराज में लेखक रागे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना है। तो तूफानों के बीच रागे राघव ने बंगाल के अकाल के विषय को इन्होंने चुना है। नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है। भैया आप देख सकते हो एक कवि से कई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कवि द्वारा से एक या दो ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा होता तो एक कवि से कई सारे प्रश्नों को भी डाल देते हैं। तो देख लेते हैं नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है। तो कृषक जीवन के दुखों का वर्णन नागार्जुन ने जो है बलचनामा उपन्यास में किया है, जो कि 1952 में रचित ये बलचनामा उपन्यास, इसे प्रथमांचलिक उपन्यास वैसे माना नहीं गया। वैसे ये प्रथमांचलिक उपन्यास लिखा गया था, लेकिन इसे जो है मैलांचल को प्रथमांचलिक उपन्यास माना गया। इसमें जो बलचनामा में कुछ आंचल विशेष की जो कमी के कारण जो है इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वाधिक टीकाएं लिखी। जो बिहारी सतसई की जो है बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी। अलग अलग विद्वानों ने कई टीकाएं लिखी, जैसे कि लाल चंद्रिका लल्लूलाल जी द्वारा लिखी गई फिरंगी सतसई आदि जो कई टीकाएं हैं। सबसे अधिक जो टीकाएं लिखी गई वो बिहारी सतसई पर ही लिखी गई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है। तो सूफी कवि जो है प्रेमाश्री शाखा से संबंधित रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो निर्गुण काव्य जो है दो भागों में बटा था, जो जिसमें कि हमने ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा को पढ़ा था। तो प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत ही हमने सूफी कवियों को पढ़ा। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 6, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो द्विवेदी युग को जागरण काल नाम देने वाले विद्वान रहे नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल नाम दिया। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा हुआ है, तो भी ये आपको ध्यान रखना है कि है पूछा हुआ है नहीं पूछा हुआ है। तो इनके लेखक सैदल मिश्र है। रानी केतकी की कहानी शाल लेखक रही है, सैदल मिश्र नहीं है। और ये अन्य तीनों के तीनों कथन जो है रानी केतकी की कहानी के संबंध में बिल्कुल सही बताए गए हैं। जैसे कि देख लेते हैं, यह कहानी ठेठ हिंदी में है, इनके लेखक की शाल लखा है, बिल्कुल सही है। और इसमें रानी केतकी और उदयभान की प्रेम कथा का वर्णन इसमें दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे, महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से रचनाओं का सही काल कर्मानुसार निर्धारित कीजिए। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं इनको काल कर्मानुसार हमें जो है सही लगाना है। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी महादेवी वर्मा की। तो सबसे पहले आएगी रश्मि, फिर संज्ञा गीत, फिर दीपशिखा, फिर सप्तपर्णा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9, धर्मदास किसके शिष्य रहे हैं। तो कबीर दास जी के शिष्य रहे हैं धर्मदास, आपको पता ही है। और उन्होंने कबीर दास जी के जाने के बाद धर्मदास जी ने जो है कबीर की गद्दी संभाली और बीजक में इनकी रचनाओं को संग्रहित किया। बढ़ते हैं आगे, कुछ
पत्रिका और उनके संपादक साहित्यकारों में जोड़े दिए गए हैं। बताओ कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत पूछा हुआ है, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये देख लेना हमें। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो रहे हैं वे कौन रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सही है बिल्कुल। 1903 ईस्वी में हमने देखा था सरस्वती पत्रिका को संभालने वाले संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है माधुरी जो है रूप नारायण पांडे इनके संस्थापक रहे हैं। फिर है हंस पत्रिका के संस्थापक भी जो रहे प्रेमचंद रहे हैं। और उसके बाद जो है सुधा जो है ये पंत जी की नहीं है। सुधा पत्रिका के संस्थापक जो है सुमित्रानंदन पंत नहीं रहे। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं आगे। वीर रस रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो वीर रस रचना में जो है ओज गुण प्रमुख होता है। कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। कबीर के काव्य संकलन में कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन रहे हैं? तो श्याम सुंदर दास। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है समाचार सुधावर्षण से नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि श्याम सुंदर सेन जी ने इनके संस्थापक रहे। साहित्य विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारतेंदु युग में जीवनी लेखन का प्रारंभ माना जाता है। कविता कौमुदी के रचयिता कौन रहे हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के रचयिता माने जाते हैं। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं आता? नई कहानी वर्ग के लेखकों में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं आता? भाई विष्णु प्रभाकर का इनमें नाम नहीं आता। कमलेश्वर राजेंद्र यादव और मोहन राकेश ये तीनों के तीनों लेखक जो है नई कहानी से संबंधित है। नई कहानी के लेखकों में इनका नाम आता है। हम थोड़ा भाई जल्दी करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और हमारा जो है समय हमें सभी प्रश्नों को करना है, इसलिए वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करते हुए अधिक से जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। एक दो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी करते हुए चलेंगे ताकि हमें ये समझ विकसित होती रहे कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं और किस तरह परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए परीक्षा तक हम बीच में एक दो टीजीटी का या पीजीटी का या किसी भी पिछले हिंदी साहित्य संबंधी जैसे एनटीए नेट से संबंधित जो कि टीजीटी पीजीटी लेवल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। नीचे दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो जो ये पंक्तियाँ दी गई है ये किसके द्वारा रचित है या किस लेखक की पंक्तियाँ हैं? रेनी चढ़ी रसूल की 100 रंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए 100 धन वाके भाग। तो ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्ति है। सतसई किसकी रचना है? तो सतसई जो है बिहारी कवि की रचना रही है प्रमुख, जिसमें कि 713 दोहे माने जाते हैं। जयसी के काव्य का मुख्य विषय क्या रहा है? जयसी के काव्य का मुख्य विषय जो रहा है वो भारतीय प्रेमाख्यान इनका मुख्य विषय रहा है। रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य पूछा हुआ है। तो कबीर रहस्यवादी कवि नहीं थे, ये बिल्कुल असत्य कथन दिया गया है। और तीनों के तीनों जो ये कथन है रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार रूप से है, ये बिल्कुल सही है। फिर जीवात्मा एवं परमात्मा से संबंध जोड़ती है वह भावनात्मक हो जाती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और साधनात्मक रहस्यवाद की जो साधक कुंडलिनी जागृत करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये गलत कहा है, कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। कबीर एक साधनात्मक रहस्यवादी कवि रही है। रहस्यवाद भी दो प्रकार का माना जाता है, मैंने आपको बताया, एक भावनात्मक रहस्यवाद और एक साधनात्मक। तो कबीर जी जो है साधनात्मक रहस्यवादी कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या। सूरदास की कौन सी रचना उपालम काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो उपालम काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण वाली जो रचना है वो है भ्रमर गीत। उपालम मतलब एक तरह से उलाहने दिया गया है इस रचना में गोपियों द्वारा।
और व्यंग्य से भरी हुई जो रचना है ये इनकी भ्रमर गीत, जिसमें उद्धव गोपी संवाद को दर्शाया है। बढ़ते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बरी के सहायक संस्थापक का कार्य कब से कब तक संभाला? रामचंद्र शुक्ल ने जो है आनंद कादम्बरी के जो है सहायक संस्थापक का जो कार्यभार है 1903 से लेकर 1908 तक उन्होंने संभाला है। 1903 में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक संभाला है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बरी का। इस तरह आपको रिलेट करते हुए याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाई। ये जो पंक्ति है कई बार अलंकारों में पूछी जाती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार दिया गया है। झुके कुल सो जल परशन हित मन हूँ सुहाई। जो ये पंक्ति है भारतेंदु जी की द्वारा रचित पंक्तियाँ है। अगर अलंकार पूछ लिया जाए तो अनुप्रास अलंकार, और अगर ये पंक्ति पूछ ली जाए तो भारतेंदु जी की ये पंक्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु के समय में राजकाज को सम्राट वर्ग की क्या भाषा रही थी? राजकाज को सम्राट वर्ग की जो भाषा रही थी वो क्या रही थी? ये पूछी गई है। तो राजकाज की भाषा क्या मानी गई है? भारतेंदु युग में एक भाषा होती है आम बोलचाल की भाषा, और राजकाज की भाषा दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि जो राजकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो हमारी थोड़ी सी साहित्यिक भाषा हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। उसमें जो राजकाज की भाषा है उस समय की वो फारसी भाषा जो है उसमें प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। शुद्ध मानक भाषाओं को राजकाज की भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। तो उस समय भारतेंदु युग में जो भाषा रही है वो फारसी भाषा रही है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं कोठरी की बात किसकी कहानी संग्रह रही है, या कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन रहे हैं? तो अज्ञा जी रहे हैं कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता। यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। इसका यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो रामविलास शर्मा द्वारा यह कथन कहा गया है। कथनों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। यह जो कथन कहा गया है ये रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनमें से कौन सा प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध नहीं है? तो नहीं पूछा हुआ है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया जो निबंध इनमें से नहीं है तो ये है चिंतामणि। आप लोगों को पता ही है चिंतामणि प्रसिद्ध निबंध रहा है रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध रहा है, आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों के तीनों जो निबंध है हिंदुई उर्दू की एकता, स्वराज के फ़ायदे, पुराना ज़माना नया ज़माना, ये जो तीनों निबंध जो है ये किस लेखक के द्वारा रचित है? वो है प्रेमचंद जी द्वारा। प्रेमचंद जी ने अधिकतर उपन्यासों और कहानियों की भी रचना की थी, साथ साथ उन्होंने कुछ निबंधों की भी रचना की है। तो उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद जी। बढ़ते हैं आगे। नीलू नीलिमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? ये जो उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर कई बार पूछा जाता है, तो भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? इनमें से जो है खंड काव्य ग्रंथ जो है अभिमन्यु वध एक खंड काव्य रहा है। और ये जो अन्य जो ये है प्रिय प्रवास और ये पद्मावत और पृथ्वीराज रासो, आप लोगों को पता ही है ये तीनों के तीनों महाकाव्य हैं। अनामदास का पोथा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो अनामदास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास रहा है। प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता रही है? आप लोगों को पता ही है श्रृंगार रस की इनमें अधिक प्रधानता रही है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन रहे हैं? तो मुक्तिबोध जी रहे हैं एक साहित्यिक डायरी के लेखक। निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक इनमें से कौन सा है? तो अंधा युग जो है
धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध नाटक रहा है। लालटेन की छत उपन्यास के लेखक कौन रहे हैं? तो निर्मल वर्मा जी लालटेन की छत उपन्यास की लेखिका रही है। रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? तो ये रजत शिखर और शिल्पी जो है पंत की लिखित रचना रही है। बढ़ते हैं आगे। इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम के सही विकल्प को चुनिए। तो आरोही क्रम में हमें इनको बताया हुआ है कि किन का जन्म जो है सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हमें देखना है। तो सबसे पहले जो जन्म है प्रसाद जी का है, फिर 1999 में जो है निराला का, फिर 1900 ईस्वी में पंत जी का, फिर 1 सेकेंड भाई, सॉरी भाई, फिर 1899 में है निराला का। मैं गलती से 1999 में बोल गई, तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी, सॉरी भाई, 1899 में निराला का, फिर 1900 में पंत का, फिर 1907 में जो है महादेवी वर्मा। और सबसे पहले जो है प्रसाद जी का जन्म हुआ था, जो कि 1889 ईस्वी में हुआ था। और 1899 में जो है निराला का, 1900 में पंत का और 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इसलिए जो हमारा सी आंसर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आरोही क्रम के अनुसार पूछा हुआ है। देख लेते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। गलत कौन सा विकल्प है? तो इसमें गलत जो विकल्प है, पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है, बिल्कुल सही है। पंत जी ने जो है प्रगतिवादी चेतना संबंधित, अंतःवादी चेतना, प्रयोगवादी, ये सभी रचनाएं इन्होंने अपने जो है छायावाद से संबंधित भी कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो कई रचनाएं हर एक चेतना पर आधारित जो है रचनाएं पंत जी ने लिखी है। तो पंत सुकुमार कल्पना के कवि रहे हैं, बिल्कुल सही है। और उसके बाद देख लेते हैं पंत काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा है, ये बिल्कुल सही है। पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। उर्वशी जो रचना है आप लोगों को पता है, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों ने उर्वशी नाम से रचना की है। जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी जो रचना है वो एक चंपू काव्य है, और दिनकर का जो उर्वशी काव्य है वो एक खंड काव्य रहा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है? तो जयशंकर प्रसाद ने लगभग 70 कहानियों को लिखा है। और जब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या पूछ ली जाए तो इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी है। कई बार इनके द्वारा रचित रचनाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है, जैसे कि जान कवि ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं, उनके जो प्रेम आख्यान आधारित ग्रंथ कितने रहे हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ कितनी रही है, जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जो लेखक जो जिनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो उनको दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है, पूछ लिए जाते हैं किसके द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1957 ईस्वी में दिया गया। हिंदी के पद में कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? हिंदी के पद में कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? भाई ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है, तो शायद इस पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा। तो इसका जो है आंसर पॉइंटों में दे रखा है, तो इसका कोई तुकी, 1 सेकेंड भाई, नहीं ये पॉइंट वैसे नहीं, प्रश्न संख्या लगाई गई है ये भाई। तो इसका जो सही आंसर है इसका 5 हो जाएगा ये सही आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने हैं शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें भी नहीं से प्रश्न पूछा गया है, तो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ? तो देख लेते हैं। दुर्भाग्य में भी उपसर्ग लगा हुआ है,
कुमति में भी कु उपसर्ग लगा हुआ है और अचेतन में भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जो है ये कर्तनी क्या शब्द है, कर्तनी। कर्तनी में जो है उपसर्ग नहीं प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है। इनमें प्रत्यय से लगा हुआ शब्द का विकल्प नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं में अवकाश में जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ। सभी में देखकर में उपसर्ग लगा प्रत्यय लगा हुआ है, डकैत में भी प्रत्यय लगा हुआ है, और जो अगला ऑप्शन हमारा बुलावा में भी प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अवकाश में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं, तो निराला जो है किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। बढ़ते आगे। निम्नलिखित प्रश्नों को 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। इसमें क्रिया के भेद का सही विकल्प पूछा हुआ है। इस वाक्य में हमें क्रिया का भेद बताना है, कौन सा हमारा क्रिया का भेद हो जाएगा। दीपा खाना खाने के बाद टहलती है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। और उसके बाद देख लेते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे शब्दों के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से जो है प्रश्नों को चयन कीजिए जो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द वाला जो शूद्र जो शब्द दे रखा है उसका जो विलोम हो जाएगा विशाल। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने हैं सही विकल्प नहीं है। जो प्रत्यय से बने हैं वो सही विकल्प नहीं है, ये पूछा हुआ है, नहीं है। निहाल में नी जो है उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं है, और इनमें सभी में जो है प्रत्यय दिए गए हैं। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है, तो आत्माराम एक तोता है प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प इनमें जो उत्सर्ग का जो है ये विकल्प नहीं है, और ये अन्य जो है इनमें जो ये उत्सर्ग जो है त्याग, समाप्ति, निछोवर, ये तीनों के तीनों इनका जो है अनेकार्थी शब्दों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों को 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं जो परवाद का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है प्रतिहारी। जनश्रुति, किंवदंती और एक जो है अफवाह, ये सभी के सभी परवाद के पर्यायवाची शब्द हैं, नहीं पूछा हुआ है, तो प्रतिहारी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है। अश्क जो है उपेंद्र नाथ का एक उपनाम रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद सही है। तो इसमें जो है खाने के स्वाद में कुछ कमी है, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक कुछ है हमें निश्चित रूप से नहीं पता तो क्या कमी है, तो कुछ कमी है, तो अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों में विलोम है पूछा हुआ है, तो समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, व्यष्टि जो है समष्टि का विलोम होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों के चयन कीजिए जो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए वाक्य में सही पदबंध के भेद का विकल्प है। सही पदबंध का भेद पूछा हुआ है, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। इसमें कौन सा पदबंध है, तो धीरे धीरे चलना, वह बहुत धीरे धीरे किस प्रकार से चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। क्रिया की विशेषता बताई गई है जिस बहुत धीरे धीरे किस प्रकार, ये धीरे धीरे चलना एक क्रिया है और
किस प्रकार चल रहा है, धीरे धीरे भी, कितना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो क्रिया की भी विशेषता बता दी जाए तो क्रिया विशेषण पदबंध होता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों का चयन कीजिए कि जिसमें कि, देख लेते हैं प्रश्न को, दिए गए शब्द के अर्थ का सही विकल्प है। इसमें जो है शब्दों का अर्थ हमें बताना है। जैसे कि कृत का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा किया हुआ, और करित का अर्थ हो जाएगा ये खरीदा हुआ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों का चयन कीजिए जो अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प दिया गया है। अनुज का जो होता है वो होता है छोटा भाई। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है तो उदर में भी उपसर्ग लगा हुआ है, दरकार में भी दर उपसर्ग लगा हुआ है, बावजूद में भी जो है बा उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन पियक्कड़ में जो है पियक्कड़ अक्कड़ जो है प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। पढ़ते हैं आगे। वेदनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का नाम था? वेदनाथ मिश्र जो है नागार्जुन कवि का नाम रहा है। नागार्जुन का नाम रहा है वेदनाथ। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प है। इसमें जो है